गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुराग सिंह। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद ही वीडियो को देखें, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। वीडियो के क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड हैं और बहुत ही एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ामों में। आइए देखते हैं। कल हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारी, वो एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट वीडियो थी। यानी कल हमने जो प्राचीन भारत का प्राचीन इतिहास है उसको हमने ख़त्म किया है और आज हम मध्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो आज हम सल्तनत काल देखेंगे। सल्तनत काल के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे मैंने उनको सबको बना दिया है एक ही उसमें। करीब 30 प्रश्न हैं इसमें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। यानी वो कौन सा सेनापति था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, डी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध पर आक्रमण करने के साथ वहाँ का शासक उस समय दाहिर थे, राजा दाहिर। उनसे युद्ध हुआ और युद्ध में राजा दाहिर पराजित हुए और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। अच्छा, अभी 712 की बात है ये, और अभी हाल ही में करीब करीब 100 साल पहले या उससे भी कम समय में जो इस्लाम है उसका उदय हुआ था। यानी इस्लाम एक धर्म के रूप में दुनिया में आया था। बहुत तीव्र तेजी के साथ इस्लाम का प्रसार इस समय शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज ने किस पर विजय प्राप्त की थी। तराइन की जो प्रथम लड़ाई थी, हमको पता है कि तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई। तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज ने किस पर विजय प्राप्त की थी? महमूद गजनवी पर या कुतुबुद्दीन ऐबक पर, मोहम्मद गोरी पर या अलाउद्दीन खिलजी पर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मोहम्मद गोरी। हम सभी जानते हैं कि 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने हमला किया था दिल्ली पर। तब उस समय दिल्ली के जो शासक थे पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय। तो आपको याद रखना होगा तीसरे नंबर के वो थे, पृथ्वीराज तीसरे थे, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उनके समय इन्होंने मोहम्मद गोरी ने हमला किया था इसने। तब मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने हरा दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि 2 युद्ध हुए तराइन के। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया और दूसरे युद्ध 1 साल बाद हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने हरा दिया। उसका उत्तर हो जाएगा तराइन युद्ध 1192 में। ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। अरब विजय पर लिखी गई ऐतिहासिक पुस्तक। अरब विजय पर लिखी गई ऐतिहासिक पुस्तक कौन है? चचनामा, इंडिका, सियूकी या गुलामगिरी। अच्छा, तो अरब विजय का मतलब यही है, वो सिंध विजय की बात हो रही है। यानी अरबों ने पहली बार भारत पर हमला करके और भारत के एक छोटे से स्थान सिंध को जीता था। तो उसके विषय में कह रहे कौन सी पुस्तक है? चचनामा, इंडिका या सियूकी या गुलामगिरी। देखो, गुलामगिरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये ज्योतिबा फूले की लिखी हुई किताब है। सियूकी है ह्वेनसांग। आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और उसकी पुस्तक का नाम है सियूकी। बी है इंडिका। इंडिका भी मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पहले मैंने बता दिया है कि इंडिका जो बुक है वो लिखी है मेगस्थनीज ने। तो बाकी बची चचनामा। तो ये हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं चचनामा के बारे में थोड़ा बता दूं कि चचनामा को हम चचनामा जो पुस्तक है उसको लिखा है
किसने लिखा है उसको लिखा है अली अहमद करके एक व्यक्ति हैं, अली अहमद, उन्होंने लिखा है। और इसको तारीख़ हिंद पुस्तक भी बोलते हैं, तारीख़ हिंद भी बोलते हैं चचनामा को, ठीक है। क्या बोलते हैं? तारीख़ हिंद, और एक नाम इसका और है फतेह हिंद। तो ये हो गया। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न कि चांदी का सिक्का टंका, कि चांदी का सिक्का कौन सा? टंका किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, खिज्र खां ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिज्र खां या अलाउद्दीन खिलजी? चांदी का टंका, चांदी का सिक्का था, उसका नाम था टंका, उसको इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। अगला देखते हैं कि छठा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से वो कहाँ ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दिल्ली, तो उसने अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया, या देवगिरी, या गुजरात, आगरा, या फिर लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसको शॉर्ट में एमबीडी बोल देते हैं, एमबीडी, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। और देवगिरी ले जाने के बाद उसने क्या किया? वहाँ नाम परिवर्तित कर दिया देवगिरी का उसने नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। ये इतिहास के हर दौर में होता रहा है कि जो भी जिस सोच और समझ का व्यक्ति शासन कर रहा होता है, वो स्थानों का नाम अपने हिसाब से चेंज करता रहता है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को दौलताबाद किया, वैसे इलाहाबाद जो है, प्रयागराज, उसका नाम अकबर ने इलाहाबाद किया, और मोदी जी ने उसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दौलताबाद या देवगिरी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की? अरबी थी, फारसी थी, उर्दू थी, या फिर पंजाबी थी? तो इसका उत्तर सीधा सा है फारसी। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जितने भी अरब आक्रमणकारी थे भारत में, जितने भी अरब आक्रमणकारी भारत में थे, इन लोगों की भाषा जो है अरबी नहीं थी। इन लोगों की भाषा जो थी वो फारसी थी। फारसी बोले तो ईरान, फारसी मीन्स ईरान की भाषा। ईरान की जो भाषा उस समय प्रयोग में थी, वही भाषा ये लोग प्रयोग करने लगे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, फारसी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1306 में, या 1406 में? तो इसको हम कैसे समझें कि दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ कब हुआ होगा? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच पहला युद्ध हुआ कब हुआ? 1191 में। दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुए, वो हुआ 1192 ईस्वी में। अब 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक कौन शासन कर रहा था? शासन कर रहा था मोहम्मद गोरी, अप्रत्यक्ष रूप से। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में, और उसका गुलाम जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको शासक बनाया जाता है दिल्ली का। लेकिन वो अपनी राजधानी के रूप में दिल्ली को प्रयोग में नहीं लाता है, बल्कि वो लाहौर से अपना शासन का कार्य देखता है। वहीं उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, वहीं से अपना शासन कार्य देखता है। तो इसका उत्तर जो हो जाए क्या हो जाएगा? 1206 से दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है कि अजमेर में स्थित 2.5 दिन का, ये अढ़ाई लिख दिया गया है लेकिन 2.5 होना, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद क्या थी? क्या थी मस्जिद? जैन विश्वविद्यालय था, या संस्कृत विद्यालय था, बौद्ध स्मारक था, या हिंदू मंदिर था? बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है या पता नहीं है, इसलिए वो 2.5 दिन को झोपड़ा को मस्जिद ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक बी इसका सही है, संस्कृत विद्यालय था, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसको तोड़वाया और उसके ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा, उसी अवशेष में ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और संस्कृत विद्यालय का नामो निशान खत्म कर दिया।
अगला 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाएं। देखते हैं क्या है। तुगलक, लोदी, सैयद, इलबरी और खिलजी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रश्न कह रहा है कि ये इनका कालक्रम के अनुसार सजाएं, यानी सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने किया, इस क्रम को सजाना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया उस किसने किया, गुलाम वंश ने। तो तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इलबरी जाति का तुर्क था, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले 4 आना चाहिए, क्योंकि ये इलबरी या गुलाम होना चाहिए, गुलाम, इलबरी या गुलाम, ठीक है। तो 4 होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक, सैयद, लोदी। लोदी सबसे बाद में, और गुलाम वंश से या तो इलबरी सबसे पहले। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुरुआत 4 होनी चाहिए और लास्ट अंतिम जो है 2 से होनी चाहिए। शुरुआत 4 किससे है, 4D की शुरुआत 4 से है, तो पहले हो जाना चाहिए तो गुलाम वंश, फिर खिलजी, ठीक है, तुगलक, सैयद, लोधी। इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर डी। अगला देखेंगे, कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय किस शासक को जाता है। अच्छा, आपको बता दूं कि कुतुब मीनार जो था उसकी शुरुआत, ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार को शुरू किया बनाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका कुछ ही काम पूरा करवा पाया, उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद उसको पूरा कराने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश है, इसीलिए इल्तुतमिश को बोला जाता है गुलाम का गुलाम, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शुरू किए गए कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, यस बी। और इसके अलावा एक बार आकाशीय बिजली गिर गई थी उसी कुतुब मीनार पे, माफ कीजिए, कुतुब मीनार पे। तब उसको जो है उसको ठीक कराने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। तो ये तीनों, ये आ सकता है कभी प्रश्न कि कुतुब मीनार से संबंधित शासक कौन कौन सा थे, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बहराम शाह का, या आराम शाह का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 12वां प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। वो था नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसके चूंकि कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बलबन ने सत्ता संभाल ली, ठीक है। 13वां प्रश्न अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक या वास्तविक संस्थापक अथवा प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को, मिनास उस सिराज को, इल्तुतमिश को, या गयासुद्दीन तुगलक को। आपको पता होगा कि जो गुलाम वंश है उसका जो है दिल्ली सल्तनत है या उसकी शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, लेकिन उसका जो है वास्तविक जो संस्थापक है वो है इल्तुतमिश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थात इल्तुतमिश, सी अर्थात इल्तुतमिश। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश को ही क्यों कहा गया कि प्रभुता संपन्न सुल्तान, क्योंकि उसने जो है जो खलीफा थे उनके संबंध में बहुत ज़्यादा उनकी बातों को महत्व नहीं दिया, और पूर्ण शक्ति के साथ उसने शासन कार्य आरंभ किया। 14वां प्रश्न है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, या इल्तुतमिश। इस प्रश्न का भी जो आंसर है वो इल्तुतमिश ही होगा, डी इल्तुतमिश। क्यों, क्योंकि प्रश्न कह रहा है नियमित मुद्रा जारी करना और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि जो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन कार्य कहाँ से संभाला था? लाहौर से संभाला था। वो दिल्ली पे शासन नहीं कर रहा था, वो लाहौर से संभाल रहा था। दिल्ली पे शासन करने और दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाला जो शासक था वो था इल्तुतमिश। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ओके। चंगेज खान, अगला प्रश्न 15वां कि चंगेज खान ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? तो ये प्रश्न 15वां का जो उत्तर हो जाएगा वो देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन खुसरो। तो चंगेज खान जो था वो इल्तुतमिश के शासन के दौरान जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए वो भारत की सीमा तक आया, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा किसी प्रकार का जलालुद्दीन मांगबरनी को संरक्षण ना देने और के कारण और कुछ समय पश्चात वो उसके वापस चले जाने के कारण जो चंगेज खान है उसने भारत पर हमला नहीं किया, भारत की सीमाओं पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 16वां प्रश्न हम देखते हैं। इसका तो उत्तर आपने देख लिया, क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा इसके पहले वाले प्रश्न का इल्तुतमिश। और 16वां प्रश्न देखते हैं। 40 तुर्की सरदारों के दल चहलगानी को स्थापित करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? 40 तुर्की सरदारों से यहाँ मतलब सामंत थे जो शासन कार्य को संभालते थे और उनका शासन पर एक काफ़ी प्रभुत्व था। तो इसको स्थापित करने चहलगानी 40 सरदारों के जो दल चहलगानी था उसको स्थापित करने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जाता है। इसका उत्तर इल्तुतमिश बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला 17वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज को मनाने की घोषणा किस सुल्तान ने की थी? पारसी त्योहार मैं आपको बताऊं, पारसी जो त्योहार है नवरोज, पारसी त्योहार क्या है? नवरोज। तो नवरोज त्योहार ईरानियों यानी फारसी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और इस त्योहार से और यहाँ तक कह सकते हैं कि पारसियों से, फारस से, ईरान के शासकों से बलबन काफ़ी हद तक प्रभावित था और वहाँ की सारी शासन पद्धति, साज सज्जा, सारी चीज़ों का अपने राज दरबार में वो लाना चाहता था, लाया। इसलिए इस बलबन ही इसका उत्तर होगा, डी। बलबन ने क्या क्या किया कि नवरोज त्यौहार को मनाने का वो किया अपने दरबार में सिजदा और पाबोस पद्धति को भी शुरू किया। सिजदा और पाबोस से अर्थ है कि जो भी उसके दरबार में आएगा वो सजदा करेगा और सजदा करने के साथ साथ उसके सामने लेट के सजदा करेगा और उसका जो है पैर के अंगूठे को चूमेगा, पाबोस बोलते हैं इसको। तो ये पारसी त्यौहार नवरोज को शुरू कराया बलबन ने। ये इतना काम बलबन ने किया। एक काम और महत्वपूर्ण है इसका जो प्रश्न के रूप में आ जाता है कि लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने लागू की? ये अभी बिहार पीसीएस में इसी बार आया हुआ प्रश्न था कि लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान की नीति थी? तो वो बलबन की नीति थी। ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं कि शाहनामा पुस्तक जो मध्यकालीन इतिहास को जानने का स्रोत है के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है, तो हम सभी जानते हैं, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। शाहनामा पुस्तक जो मध्यकालीन भारत को जानने का स्रोत है के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? फिरदौसी हैं। ठीक है। ये उलूग खां जो था वो मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, वो जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था उसको उलूग खां की उपाधि दिया था। अच्छा नहीं, सॉरी, इसको यहीं तक अभी देखते हैं कि शाहनामा पुस्तक जो है वो फिरदौसी की लिखी हुई है। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की। ओके। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान हम सभी को पता है अल्तमश या इल्तुतमिश की बेटी थी, तो इसका कुछ पढ़ना ही नहीं, सीधा लगाओ ए, इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान
किस मूल के थे? हाँ, ये जानना जरूरी था। ठीक है, कि दिल्ली के जो सुल्तान खिलजी है, जैसे जलालुद्दीन खिलजी हो गया या अलाउद्दीन खिलजी हो गए, ये किस मूल के थे, यानी ये किस कहाँ के थे? ये तुर्की थे, यानी तुर्क थे ये लोग। तुर्क यानी तुर्की के साथ के रहने वाले थे मेन रूप से। अगला प्रश्न है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को जो सिकंदर कहता था, यानी सिकंदर जैसा अपने आप को पेश करना चाहता था या वैसे बनना चाहता था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसकी खासियत दो दो एक देख लेते हैं। एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। दूसरी चीज़, इसने जो है स्थायी सेना रखने की व्यवस्था शुरू की। तीसरी चीज़ इसने क्या किया कि घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। ये सब काम सिकंदर सानी के रूप में फेमस अलाउद्दीन ने किया। और अलाउद्दीन की एक खासियत और है कि इसके शासन में इस्लामी जो इस्लाम के जानने वाले लोग हैं या इस्लाम को, जैसे काजी हो गए या इस टाइप के जो भी बड़े लोग हैं, वो उनका दखल ये बर्दाश्त नहीं करता था, यानी उसके दरबार में उनका दखल नहीं था, इस्लाम से पूरी तरह मुक्त था। 22वां प्रश्न देखते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बनाई थी? अभी मैंने बता दिया आपको, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका उत्तर। स्थायी सेना रखने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। स्थायी सेना रखने और उनको राज्य द्वारा सीधा भुगतान करने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की। ठीक है, अगला प्रश्न है। 23वां के दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर, और मलिक काफूर जो कि एक थर्ड जेंडर था। थर्ड जेंडर मतलब वो बोल सकते हैं कि वो हिजड़ा था। तो उसको सौंपी दक्षिण विजय की कमान, उसको सौंपी अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसने क्या क्या किया कि दक्षिण में जो देवगिरी था, अभी मैंने ऊपर देखा था, जिसका नाम देवगिर से उन्हें दौलताबाद कर दिया गया था, देवगिर को उसने जीता। इसके अलावा काकतीय वंश को राजधानी जो थी काकतीय, उसको जीता, काकतीयों की राजधानी को, काकतीय को, और वारंगल को जीता उसने। मदुरई, जहाँ पांड्यों की राजधानी मदुरई तमिलनाडु में, उसको भी वहाँ तक जो मलिक काफूर है दक्षिण में मदुरई यानी तमिलनाडु तक जीतने वाला पहला सल्तनतकालीन सेनापति था। ठीक है, पहला सेनापति था। अगला देखते हैं। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ करने और खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार करने वाला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन है? अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया है, इसलिए बिना देरी के इसका लगाइए आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, और साथ ही साथ इसने क्या किया, जो खलीफा था तुर्की खलीफा, उसकी सत्ता को एक्सेप्ट ही नहीं करता था स्वीकार, और उससे किसी प्रकार का ये स्वीकृति नहीं चाहता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान निम्नलिखित में से कौन है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो भारत में चमड़े की जो प्रतीक मुद्रा है उस मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBD ने, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBD ने प्रारंभ किया। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि MBD ने जो भी काम किए, बहुत समझदार, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको जो व्यावहारिक ज्ञान था उसका अभाव था उसके पास। तो इसने क्या किया कि जो भी काम किया वो हर काम में असफल हुआ। कैसे? इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की यानी देवगिरी की, उसमें असफल रहा, वापस इसको दिल्ली अपनी राजधानी करना पड़ा। चमड़े की प्रतीक मुद्रा जारी किया, उसमें पीछे हटना पड़ा। और भी इसने जो जो काम किए उन सब में इसको पीछे हटना पड़ा।
तो 26 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 27वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया? एमबीडी ने ही किया। ये काम इसने अच्छा किया था, एमबीडी ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीडी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता जो एक यात्री था, किस देश का यात्री था? इब्न बतूता अभी मैंने ऊपर ही बता दी, यदि आपको याद हो तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था। मोरक्को, मोरक्को कहाँ है? इब्न बतूता मोरक्को का था। और मोरक्को है कहाँ पर? मोरक्को है अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक देश है, वो है मोरक्को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को। 29वां प्रश्न देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने क्या किया कि सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आराम शाह या ऐसे कुछ नाम था उसका, उसको जलालुद्दीन उसके नाम में शुरू में था, उसको हराकर इसने क्या किया? लोदी वंश की स्थापना की। किसने? बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला 30वां और अंतिम प्रश्न है शायद, हाँ आज का अंतिम प्रश्न, 30वां और अंतिम प्रश्न है आज का कि दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत कब होगा? पहले हम डेट अभी देख लेंगे। दिल्ली सल्तनत का अंत कब होगा? दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। 5 वंश हैं। 5 वंश के बाद आता है मुगल। आते हैं कौन? मुगल। मुगल जब आएंगे तभी दिल्ली सल्तनत का अंत होगा। यानी मुगल कब आते हैं? मुगल पहली बार हमला कब करता है? बाबर होता है मुगलों का शासक। मुगलों को पहला जो मुगल भारत पे हमला करता है वो होता है बाबर। और बाबर भारत पे हमला करता है पहली बार 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है 1526 में। अच्छा, पानीपत युद्ध की बात हो गई तो मैं आगे और तीनों पानीपत के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध 1526 के बाद 1556 में होता है। ठीक है, दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 में। किसके बीच होता है? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के बीच। हेमू अब तक 22 युद्ध लड़ चुका था पानीपत का युद्ध लड़ने से पहले, और 2200 युद्ध उसने जीते थे। लेकिन पानीपत के युद्ध में क्या हुआ कि अकबर और उसकी सेना ने एक टारगेट फिक्स किया कि किसी भी तरीके से हेमू के, हेमचंद्र विक्रमादित्य के आंख में तीर मार दी जाए। और आंख को टारगेट करके उन्होंने मारा, और हाथी से हेमचंद्र के आंख में जब तीर लगी तो वो हाथी से नीचे गिर गए। हाथी से नीचे गिरने पर सेना ने देखा कि राजा हाथी पर है नहीं, और जनता सेना में भगदड़ मच गई। ये हो गया। इसके बाद आता है तीसरा पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया। वो लड़ा गया मराठों और अहमद शाह अब्दाली, अफगानी था, अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इस युद्ध का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। और ये मराठाओं का सबसे त्रासदी भरा युद्ध था। इसमें करीब करीब हर महाराष्ट्र के हर घर से कम से कम एक व्यक्ति शहीद हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली की अंततः जीत हुई थी इसमें। हालांकि शुरुआत में तो अहमद शाह अब्दाली हार रहा था, लेकिन बाद में उसकी सेना जीत गई। तो दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ 1526 ईस्वी में हुआ, जब बाबर इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हुए जीत गया। तो यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, मेरी पढ़ाने की शैली समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट करके बताइए क्या आपको और कैसे वीडियो चाहिए, किस विषय पे वीडियो चाहिए, और कुछ और बात करनी हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है,
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।